नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं PYQ सीरीज की। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गैपिंग आ रहा है। मेरा 16 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो अब मैं पूरी तरह फ्री हो गया हूँ। खासकर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अब मेरे पास समय है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो गैप है वह बहुत कम रहे, ठीक है। लेकिन मैं समय पर कोर्स ख़त्म करने का पूरी प्रयास करूँगा, मैं ख़त्म करूँगा ही। तो आइए सीधे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ किसके कारण आई थी? ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से कैसे भिन्न है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहला कथन देखिए, कह रहा है कि ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि अल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। चरित्रित होता मतलब शो करता है, दिखाता है उसको। सबसे पहला बात कि अल नीनो जो है ए और ला नीनो, इन दोनों का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से, मतलब पैसिफिक ओशियन से दोनों का संबंध है। हिंद महासागर से संबंध तो है नहीं, सबसे पहली बात याद रखनी है। यह सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, बेसिक है। जिन्होंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होगी, NCERT पढ़ा होगा, उनका आराम से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि लाना विषुवतीय हिंद महासागर से संबंधित है। नहीं भैया, किससे संबंधित है यह? प्रशांत महासागर से, ठीक, प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो यह तो कथन गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अल नीनो होता है, एक होता है अल नीनो के संबंध है गर्म से, गर्म जलधारा से, ठीक है, मतलब गर्म करंट से। और ला नीनो का संबंध किससे है? ठंडा से, ठंडा जलधारा से संबंधित है। तो अल नीनो का संबंध गर्म जलधारा से है और ला नीनो का संबंध ठंडा जलधारा। तो अब याद कैसे रखना है? तो जो अल से ई से होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है गर्म होती है। अगर हिंदी में बोले जाए तो आग अल होता है, तो अ से क्या हो जाएगा? तो जैसे भी कोड करके आपको याद करना है, बस याद कर लिए कि जो अल नीनो है उसका संबंध गर्म से है और ला नीनो का संबंध ठंडा से है। यह बेसिक है, इतना पता होगा तो आराम से ये प्रश्न बन जाएगा। तो पहला गलत हो गया। तो पहला यहाँ पे भी है, पहला यहाँ पे भी है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, बच गया बी और डी। अब देखते हैं। कह रहा है कि अल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और किंतु ला नीनो का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, पहला कथन तो सही है, यहाँ तक सही है कि अल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मतलब है कि भारत में वर्षा कम, सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती है। जब अल नीनो आता है तो भारत में क्या होती है? बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब ला नीनो आता है, आ गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यदि अल नीनो आएगा तो भारत में क्या होगा? सूखा पड़ेगा, ठीक, बारिश नहीं होगी। अच्छा, ला नीनो आएगा तो क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा, माने बहुत ज़्यादा बारिश होगी और सामान्य से अधिक बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सीधे डी हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बस बेसिक आपको पता हो तो बन जाएगा। और दूसरी बात है ना
कि जब अल नीनो और ला नीनो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो जब एक का प्रभाव पड़ रहा है भारत पर, दूसरा का प्रभाव काहे नहीं पड़ेगा भारत पर? सीधी बात है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस पर माता का भी प्रभाव पड़ता है और पिता का भी प्रभाव पड़ता है, दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो गुण जरूर पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि लानीना का अल नीनो का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर, लेकिन लानीना का दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यह तो बात गलत हो जाएगी भाई, सीधी बात है, कॉमन सेंस की भी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, वाले देश के रूप में की जाती है। किसकी बात की रही है? भारत की जो बात की जा रही है कि भारत क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आता है, मतलब जनांकिकीय लाभांश में आता है। ऐसा क्यों? तो जब भी जनांकिकीय लाभांश की बात की जाए तो इसमें 15 से 64 वर्ष का लोग शामिल होते हैं। क्यों? कि जनांकिकीय लाभांश का मतलब होता है कि युवा कार्यबल, युवा जनसंख्या, जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है उसके बाद अधिक कार्यबल है। जब कार्यबल अधिक होगा तो आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं वो किस पर आश्रित होते हैं? युवा पर, क्योंकि युवा कमाएंगे तो बुजुर्ग और बच्चे बैठ के खाएंगे वो। तो जिसके पास युवा जनसंख्या अधिक है तो उसके पास कार्यबल भी अधिक है, और जब कार्यबल अधिक है तो आर्थिक विकास की होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो क्या कह रहा है कथन? देखिए बी, 15 से 64 वर्ष आयु की संख्या अधिक है। इसमें कह रहा है 15 वर्ष से कम, यह गलत। 65 वर्ष से अधिक, यह भी गलत। कुल जनसंख्या, यह भी गलत। बी, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स तो बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, एनसीईआरटी में भी दिया है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, और आज एक और बात है कि जो अल नीनो है, ला नीनो है, इसको मैं अलग से प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब यही करना है चीज़ें ढंग से। अब पढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा शेड्यूल बिजी था तो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे केवल प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। बाकी अगर इसमें पढ़ाया जाए तो यह भी 10 मिनट का, मतलब 1-1 घंटा का, 2-2 घंटा का एक ही मतलब बन जाएगा वीडियो। तो जिसमें जिस चीज़ की बात हो रही है वही हो तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा है भोजन का अधिकार। क्या कह रहा है? मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तब बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अब क्या है ना कि अब चीज़ें ग्लोबली हो गई है। अब भारत में भी अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो जो विश्व की जो संस्थाएं होती है, जैसे UN हो गया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि 10 दिसंबर 1948 को क्या किया कि 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा पत्र बनाया कि भाई, जैसे भारत में क्या है कि मौलिक अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सार्वजनिक जगहों पर रोजगार करने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें भारत दी गई है, बोलने की आज़ादी है, अपने मनपसंद स्त्री से विवाह करने का अधिकार है, आर्टिकल 21। तो हर चीज़ की अधिकार दिया गया है भारत में। तो अधिकार में मतलब क्या शामिल किया जाता है? तो जो मनुष्य की जो ज़रूरतें होती है उसी को बेसिकली मौलिक अधिकारों में हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, कि जो वाकई में चाहिए तो चाहिए, इसका बिना गुजारा नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार में शामिल कर सकते हैं। तो भारत का अपना मौलिक अधिकार है। वैसे ही अब UN क्या है कि वैश्विक संस्था है, तो वो अभी क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोला कि भारत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी विश्व के लोग हैं उनको भी एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिसमें 30 अनुच्छेद थे, 30 आर्टिकल थे। तो इन्होंने भी बोला कि कुछ कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, जिनका उनका अपना लिस्ट बना दिया इसमें। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, बेसिक है, ये अगर ना भी पता हो तो आराम से बन जाएगा। शिक्षा का अधिकार कोई भी अगर बनाएगा
लोगों को अधिकार देने के बाद तो शिक्षा जरूर रखेगा। समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, पब्लिक सर्विस सभी को देगा भाई। अब भोजन का अधिकार कौन छीन लेगा? यही अगर आता है कि नहीं हिंसा करने का अधिकार, तो सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, आपको आंसर डी हो जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सेकेंड लास्ट है। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो वह किसी विशेष लाभों का हकदार हो जाता है, ठीक है। यानी आप भारत में हम किसी को अल्पसंख्यक घोषित कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत में हम अल्पसंख्यक घोषित कर दिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा, ठीक है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, उसकी बात बोल रही है, ठीक है। माइनॉरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, MINORITY, ठीक है, माइनॉरिटी। तो पहला जो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपना अपना विद्यालय, कॉलेज, स्कूल खोल सकते हैं, अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो पहले तो सही है, चलो ठीक है। द प्रेसिडेंट, हाँ, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव मतलब ऑटोमेटिकली इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा मनोनीत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। जब मैं सीटेट पढ़ा रहा था तो वहाँ इस तरह का स्टेटमेंट थे कि वह जैसे ही ग्रेजुएशन पास करेगा, एकेडमिक शिक्षा उसकी पूरी होगी, उसको एकदम जॉब मिल जाएगा। नहीं भैया, हम लोग तो ग्रेजुएशन पास के कहाँ जॉब मिली। तो इस तरह का ऑटोमेटिकली कुछ होगा। आपको प्यास लगा है तो जाना पड़ेगा ना पानी जहाँ होगा, पानी तो चल के नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह का कथन गलत होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक था कि जैसे कि आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन थे उनके 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नोमिनेट करते थे। तो सभी अल्पसंख्यकों के लिए तो था नहीं। अब जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, तो उन लोग कहाँ नोमिनेट कर दिया जाता था। तो खाली विशेष अधिकार इनके लिए रखा गया था। अब तो वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो गलत है। तो दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बच गया सी और ए। अगर इस तरह का देखें तो आगे देखते हैं। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करता है। बिल्कुल, 2006 में आया था 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें अल्पसंख्यकों को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और विकास देने की बात की गई थी, ताकि क्या, शिक्षा प्लस रोजगार प्लस सुरक्षा प्लस विकास मिलकर क्या होगा, अल्प सशक्तिकरण होगा, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण होगा। तो इसके बाद इसमें की गई थी। तो यह कथन सही है और इसलिए 1 और 3 आंसर होगा, मतलब सी होगा आंसर। और अगर ना पता रहता कि आपको 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, 15 पॉइंट 15 पॉइंट कार्यक्रम क्या है, तो भी आप सी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब केवल एक कथन सही रहे और 2 कथन सही रहे, तो अक्सर लगभग में जो 2 कथन वाला होता है वह मतलब ऑप्शन सही होता है। हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब यूपीएससी का प्रश्न वाकई में सॉल्व करे तो वहाँ पे इन सब बातों को याद रखें, ताकि आपको, क्योंकि हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, नॉलेज, एलिमिनेशन मेथड, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ताकि जब 2027 वाला अटेम्प्ट आप लोग देंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। क्योंकि आजकल नॉलेज से तो प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, भारत की संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि से जहाँ पे पैसा स्टोर है, रखा जाता है, ठीक है, और संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? विथड्रॉ करना है तो ऑथराइजेशन कौन देगा भाई? तो
भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की सर्वोच्चता है। तो पहला देखते हैं कि कौन है राष्ट्रपति। मैंने राष्ट्रपति ऑथराइज कर देगा, अनुमति दे देगा तो पैसा निकल जाएंगे? नहीं भैया। अक्सर देखते हैं कि जिनकी राष्ट्र में जिनकी सत्ता होती है, केंद्र में जिनकी सत्ता होती है, अक्सर उन्हीं के राष्ट्रपति बनते हैं। अक्सर, मैं पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो अब भाई राष्ट्रपति अगर ठीक है उनकी ना भी हो, राष्ट्रपति से अगर मतलब हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है, तो कोई भी कहेगा भाई राष्ट्रपति से भाई पैसे चाहिए, आप साइन कीजिए, दीजिए उन्हें पैसा, खर्चा करना है। तो इस तरह से नहीं हो सकता ना भाई। राष्ट्रपति साइन कर देंगे, भाई पैसा खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें विपक्षी भूमिका क्या रहेगी? कुछ भी भूमिका रह पाएगी? नहीं। तो इस तरह से नहीं हो सकता है ना। अच्छा, संसद तो सही है, यही आंसर होगा, क्योंकि संसद में पक्ष विपक्ष दोनों बैठे रहते हैं। एक पैसा निकालना है, 1 रुपया निकालना है, 1 लाख करोड़ निकालना है, जितना पैसा निकालना हो, तो उस पर अनुमोदन होगा कि हाँ भाई पैसा कहाँ खर्च होगा, किस तरह किस उद्देश्य से खर्च होगा, तो जा करके पैसा निकलेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया जाए तो बस किसी भी पार्टी को देश तो बर्बादी का कभी चलिए आ जाएगा। जब मन करेगा उनके पैसा निकाल लेंगे, खर्च करेंगे, ये भी नहीं होगा। और वित्त मंत्री, समझ रहे हैं ना, तो सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए। तो आंसर बी होगा। ठीक, 35 तक सॉल्व हो गया। अब आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई विचार है तो साझा कीजिए ताकि और बेहतर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते रहिए द क्लासरूम।